कैसे एक सर, तो ये मैं कह रहा था वजह थोड़ी सी वजाहत भी कर दे क्लासेस, अब कैसे मुश्किलात कैसे आएंगी, मतलब क्या होगा, क्या असेंबली का इजलास नहीं हो पाएगा, इस्तीफा होगा क्या सर, लोग ये समझना चाहेंगे। ये बड़ा अहम सवाल है, ये अच्छा कि आपने सवाल पूछ लिया, ये बड़ा अहम सवाल है। ये मैं बेग साहब के पास भी यही सवाल लेके जाऊंगा, पहले सर आप कर दें सवाल। जी जी बिल्कुल। वो एक तो ये है कि मेरा ख्याल है अभी तक, आज तीसरा रोज है, अभी तक इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ। अब होगा क्या, अब लेटर पढ़ा ना, जो रेजिग्नेशन लेटर है, दैट्स वेरी सिग्निफिकेंट है। अब ये पता नहीं उनको एहसास था, वो जब लिख रहे थे, लिखा जा रहा था या नहीं था, उन्होंने उसमें ये लिखा है कि मैं ये इमरान खान के हुक्म पे, आर्डर्स पे मैं इस्तीफा दे रहा हूँ। ये आपने नोट किया होगा उनका। अब गवर्नर साहब दो चार सवाल उठा सकते हैं, जो मेरा ख्याल है गवर्नर फैसल कुंडी साहब शायद ये सवाल उठाएं और उनको जवाबी एक लेटर लिखा जाए कि भाई साहब ये जो आपने चीजें लिखी हैं, एक नया रेजिग्नेशन मुझे पेश किया जाए। मसलन उसमें वो कहते हैं कि मुझे इमरान खान साहब ने, मेरे लीडर ने मुझे हुक्म दिया कि इस्तीफा दे, तो मैं उनके हुक्म पे दे रहा हूँ। अब इसमें लीगली कॉन्स्टिट्यूशनल तौर पर मैं भी लॉ का स्टूडेंट नहीं हूँ, बेग साहब आप भी नहीं है, हम मतलब एक इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं थोड़ा, मैं आपको मेरी हमें समझ तो आ जाती है। वो ये कह सकते हैं कि जब आप इस्तीफा देते हैं, हमेशा नोट करें, दुनिया भर का एक एस्टेब्लिश सिस्टम है, आप पता क्या लिखते हैं, फॉर पर्सनल रीजंस, फॉर माई ओन पर्सनल रीजन, फॉर माई हेल्थ रीजन, फॉर वट एवर। यू डोंट राइट कि मुझे किसी ने कहा है कि आप इस्तीफा दें। ये जहन में, मैंने कभी नहीं देखे इतनी बड़ी पोजीशन पे कोई प्राइम मिनिस्टर होगा, कोई वजीर, दुनिया भर की बात करो, लीव अलोन पाकिस्तान। जब आप ये लिख देते हैं उसमें कि इमरान खान ने मुझे कहा है और मैं उनके कहने पर इस्तीफा दे रहा हूं, इससे आप लीगली ये सवाल पैदा होता है, आपने अपना माइंड अप्लाई नहीं किया, आप दबाव में हैं, आप पे किसी ने दबाव डाला है, आपको किसी ने फोर्स किया है, उसी के कहने पे दे रहे हैं। क्या एक वजीर आला है किसी सूबे का, उसको फोर्स किया जा सकता है? समवन हु इज सिटिंग इन ए जेल, नंबर वन। और नंबर टू, क्या किसी पार्लिमानी कमेटी का इजलास हुआ, उन्होंने इजलास में बैठ के रेजोल्यूशन पास की और उन्होंने कहा कि आप इस्तीफा दें, आप मजीद सूबे के वजीर आला ना रहें? ये दूसरी रीजन हो सकती है कि आपने तो कोई इस तरह की कोई बात नहीं हुई। तीसरी होती है कि आपके खिलाफ तरीके अदम एतमाद आ जाती है हाउस के अंदर से, आप समझते हैं कि तरीके अदम एतमाद को फेस करने की बजाय मैं इस्तीफा दे देता हूँ। ये तीन रीजन। ये चौथी होती है मेरी हेल्थ ठीक नहीं है, पर्सनल रीजन है जी, मुझे घर की याद आती है तो मैं अपने इलाके में रहना चाहता हूँ, ब्ला ब्ला ब्ला। जब आप ये लिख देते हैं तो मेरा ख्याल है कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस यहां से पैदा होगा इस्तीफे के हवाले से, अगर हुआ। जस्ट ये मैं कोई लीगली बात नहीं कर रहा कि नॉट, एक जो मुझे बात समझ आ रही है, बनाया जा सकता है, तो गवर्नर साहब उनको दोबारा भेज सकते हैं। यस, वो गवर्नर साहब उनको दोबारा भेज सकते हैं ये उनका लेटर कि भाई साहब आप नए सिरे से नया इस्तीफा लिखें। ये इस्तीफे में जो आपने इमरान खान साहब का, जिनको कन्विक्शन हुई है, जेल में है, एक अब कन्विक्टेड बंदे का आप कैसे आप ये हवाला दे सकते हैं? उन्होंने आपको हुक्म दिया है, उनके कहने पे आप ये इस्तीफा दे रहे हैं। इतना बड़ा सूबा है, अहम है, लोगों का वोट है, असेंबली का आपको एक एतमाद है, असेंबली ने तो अदम एतमाद नहीं किया उन पे, ना पार्लिमानी पार्टी ने किया है, तो आप पे किसी और बंदे ने, आउटसाइडर ने, जेल से बैठ के आप पे अदम एतमाद किया है, तो मैं इसको लीगल कॉन्स्टिट्यूशन नहीं समझता। लिहाजा आप एक और काम करें। वो काम क्या है? आप एक नया इस्तीफा लिखें और मुझे भेजें। अब नए इस्तीफे में क्या लिखना पड़ेगा आपको इमरान खान वाला नाम काटना पड़ेगा, उसको काट के लिखना पड़ेगा। सवाल ये है कि अली अमीन गंडापुर साहब इस बात पे तैयार हो जाएंगे कि मैं इमरान खान साहब का नाम काट के फॉर पर्सनल रीजन लिख के भेजता हूँ, जी मेरा दिल नहीं कर रहा, मैं थक गया हूँ, बस काफी हो गया, मैं जाके अपने घर रहना चाहता हूँ? तो क्या वो इमरान खान का नाम काटेंगे? इमरान खान साहब का नाम काट के वो भेजते हैं तो इमरान खान साहब की क्या हालत होगी आपको पता है। इमरान खान साहब तो माशाल्लाह नरगसियत पसंद है कि आपने कैसे जुर्रत कैसे की कि मेरा नाम इस्तीफे माइनस इमरान खान कैसे किया? उनके फॉलोअर्स क्या कहेंगे, वर्कर क्या कहेंगे? ये मतलब अब आपके लिए सबसे बड़ा टेस्ट हो सकता है कि आपके नाम पे लकीर फेर के अली अमीन गंडापुर साहब नया इस्तीफा भेजें। अगर वो कह दे नहीं जी मैं नहीं भेजता, इसको दोबारा आप एक्सेप्ट करो, वो अच्छा गंडापुर साहब भी अपनी लॉयल्टी पे उतरे हुए हैं, जो भी है, जैसे वो दोबारा भेजते नहीं गवर्नर साहब, आपने इसी इमरान खान साहब वाले ही लेटर को आपने एक्सेप्ट करना है। अब ये अगर 8-10 दिन 15 दिन ये कहानी चलती है, ये भेज रहे हैं, वो भेज रहे हैं, फलान हो रहा है, फिर खान साहब वो कहेंगे मैंने खान साहब से मुलाकात करनी है, अली अमीन गंडापुर साहब। ये मैं सिर्फ आपको इमेजिनेटिव किस्म का बता रहा हूँ, हो सकता है ऐसे ना हो, बट दैट्स हाउ एक इमेजिनेशन वर्क करो। वो कहते हैं अच्छा ओके जी, ये मेरी और गवर्नर साहब का मसला हो गया, सूबे में प्रॉब्लम हो गया, इस्तीफे, अच्छा मैं ऐसे करता हूँ, खान साहब से मुलाकात करूंगा, उनसे पूछता हूँ कि सर मुझे इजाजत दे मैं आपका नाम काट के इस्तीफा दूं ताकि आपका नया फेवरेट जो है ना सुहेल साहब वो बन सके। अच्छा वो मिलने जाते आगे उनको मिलने को नहीं देता, पहले भी 4 महीने उनको किसी ने नहीं मिलने दिया, आपके सामने है। अब गंडापुर साहब बैठे हुए जेल के बाहर बैठे हुए, भाई मुझे अंदर जाने दे, मैंने लीडर से बात करनी, मैंने इस्तीफा लिखना है, उनकी इजाजत के बगैर मैं मैनेज कैसे कर सकता हूँ? ये शरारतें होती हैं, लीगल कहें कॉन्स्टिट्यूशनल, ये चीजें सारी चीजें हो सकती हैं। और 3-4 महीने आप इसको निगरान
कर सकते हैं कि जय जी पहले खान साहब से मिल के रहे, खान को मिलने थे, आगे से मिलने सिपाही नहीं मिलने देता। सो ये चीजें बड़ी अहम है जो आपने कहा ना, कैसे डिले की, ये टोटल ये लीगल चीजें हो सकती हैं। जैसे मैंने कहा इतना गवर्नर साहब लिख के देते हैं, जो मैं आपको बात बता रहा हूँ कि भाई साहब आपने खान साहब का नाम कैसे लिखा है, यू आर अंडर प्रेशर, ये तो एक चीज होगी। सो ये थोड़ी सी डिलेड भी हो सकती है, और ये मौका जो है, मैसेज इज वेरी लाउड एंड क्लियर है, क्योंकि खान साहब ने जो उनसे इस्तीफा लिया था गंडापुर साहब से, वो क्यों लिया था कि आप ऑपरेशन रोकने में नाकाम रहे हैं, जरा ध्यान में रखें। उनका ये था कि आप ऑपरेशन रोकें। इसका मतलब ये है कि जो नया आ रहा है, चीफ मिनिस्टर आ रहा है, वो ऑपरेशन रोकेगा, आप नहीं रोक सके। ये इल्जाम है, मेन तो ये, मुझे और तो कोई समझ नहीं आया उनका। मैं क्लासा साहब जरा बेग साहब से भी यही सवाल लेके जाऊं, फिर दोबारा आपके पास आता हूं, क्योंकि ये बहुत सारी अब एक कड़ी से कड़ी मिली हुई है, पूरी एक चेन है जिसके ऊपर तबसरा तस्वीर हो सकता है। बेग साहब, आप जो क्लासा साहब ने पूरा एक हाइपोथेसिस पेश किया है, आपको लगता है कि इस तरीके से चीजें आगे बढ़ेंगी? मौलाना फजल रहमान की कोई एंट्री होगी, कोई खरीदो फरोख्त का मामला होगा, कोई वफादारियां चेंज होने का मामला होगा, कोई जो है वो गवर्नर साहब मजीद कोई कानूनी नुक्ता निकाल सकते हैं? क्या तरीक़ेकार होगा डिले होने का, और इस डिले का नुकसान और फ़ायदा क्या होगा सूबे के अवाम को, ख़ास तौर पर इस ऑपरेशन को कि जो ये हो रहा है, क्या इसके नतीजे में ऑपरेशन को फ़ायदा होगा कि एक जो है वो कोई खला मौजूद होगा और उसके अंदर जो है वो आप तेज़ी से ऑपरेट करते जाएंगे? इसका फ़ायदा क्या होगा? रियासत को कैसे रोका जाएगा? क्या मंजरनामा दिखता है? देखिए, एक तो क्लासरा साहब ने बड़ी खूबसूरती से एक्सप्लेन किया। दूसरा, अगर आपने कल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का डिसीजन देख लिया, और जिसमें उन्होंने रिजर्व सीट्स वालों को ओपन कर दिया, वो पार्टी से बिलोंग नहीं करते, वो आजाद हैसियत में वोट कर सकते हैं जिसको दिल चाहे, नॉट ऑन पॉलिटिकल पार्टी बेसिस। एक तो वो ज़हन में रख लीजिए। दूसरा ये है कि मतलब आप पार्लिमानी जमहूरियत पे बिलीव ही नहीं करते, आप वन साइडेड फैसला, वन पर्सन फैसला करके आपने सादर को फरमा दिया कि जी आप रिजाइन करें और फलां बंदा आएगा। ये हमारे यहाँ जमहूरियत का हाल है। और एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जो बड़ी दावे करती है जी लॉ एंड ऑर्डर और आइन और कानून और जनाब जमहूरियत इनको या जेल में या अपोजिशन में ज्यादा थी। आपने किससे पूछा, किससे मुशावरत की और कैसे आपने ये फैसला कर दिया? अब रहेगी बात जब अगर फर्स्ट कर लीजिए कि हमारे जो गवर्नर साहब हैं वो नेचुरली बाइंडिंग ऑफ द लॉ, अगर वो रेजिग्नेशन जाता है तो सर्टेन डेज में आपको एक्सेप्ट करना है और नई असेंबली का इजलास बुला के आपने उसका चीफ एग्जीक्यूटिव सिलेक्ट करना होता है। तो मैं आपको, मेरी जो जहन में है उसकी तशरीह इस प्रोग्राम में थोड़ा मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए, लेकिन आप देख लीजिएगा इतना आसान नहीं है। हो सकता है जब ये असेंबली का इजलास बुलाएं तो नंबर पूरे ना हो उनके पास वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेने के लिए। तो बहुत सी चीजें हैं, जैसे कि क्लासरा साहब ने कहा और मैंने भी डीजी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है कि गंडापुर साहब पे ये इल्जाम है कि जी ऑपरेशन, देखिए ये रियासत पाकिस्तान है, ये फौज है, दहशतगर्दों के खिलाफ आप खुद भी आ जाएं जेल से निकल के और उस चेयर पे बैठ जाए तो ऑपरेशन नहीं रुकेगा, और ये रुकना नहीं चाहिए। इसमें हम सब की बका है, हमारे मुल्क की बका है, इस फितने को फॉर एवर, और इसमें हम सबको साथ देना चाहिए, ये नहीं रुकेगा। तो रुकवाने वाला काम तो खत्म है। जो इन्होंने बयानिया बनाया, जो वो डीजी साहब कह रहे थे, उसमें कोई झूठ नहीं है, ये रोज ये बयानिया बनाते हैं। तो इसी सूरत में आप अगर चेंज लाना चाहें, अपना बंदा लाना चाहें, इस कमिटमेंट पे लाना चाहें कि वो फौज को या लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को रोकेगा कि आप इस प्रोविंस में ऑपरेशन, वो इनकी गलत फहमी है। वो उस ऑपरेशन की राह में कोई भी आएगा वो जाएगा, वो चाहे ऊपर जाए या घर जाएगा। तो ऐसी सूरत में ये बहुत ही पैथेटिक सोच है उस शख्स की जो जेल में है कि जी मेरे ऑर्डर्स माने जाएं और मेरे तहत जैसा मैं कहूंगा वैसा चलेगा। ऐसे होता नहीं है, ये बादशाह नहीं है, ये इस मुल्क को आप ओन नहीं करते। ये पार्लिमानी जमहूरियत है जिसके तहत आप भी लीडर बने, और ये पूरी रियासत का जो ढांचा आपको नजर आ रहा है ये उसी के तहत चल रहा है। ठीक है, अगर आप क्रिकेट खेलना चाहते हैं तो नेचुरली जो दूसरे लोग हैं ना वो भी आपके साथ क्रिकेट ही खेलेंगे। इफ यू डोंट ओबे द लॉ, फिर वो भी लॉ की परवाह नहीं करेंगे। और इसने पहले भी, जो आपको याद होगा, जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो रहा था तो इसने वायलेट किया, इसने असेंबलियां खुद से तोड़ दी। इन्हीं का अपना सदर था वो अलवी साहब,
उसने कहा जी आप असेंबलियां खत्म और ये प्राइम मिनिस्टर कंटिन्यू करेगा और टिल इलेक्शन। मतलब क्या, मतलब आप तो किसी लॉ और कानून को मानते नहीं है, फिर अपनी बारी आती कहते हैं हमारे से बड़ी ज्यादती हो रही है। भाई आप नहीं मानते तो दूसरे क्यों मानेंगे?